और बात करेंगे जो अणु तेल है, जिसके बारे में आप सब लोग आई थिंक अच्छे से पहचानते हैं, जानते हैं, क्योंकि ये कोरोनिल किट का हिस्सा रहा है। और अब ये अणु तेल क्या करता है, किस डिजीज में अच्छा काम करता है और कहाँ कहाँ हमने इसकी टेस्टिंग की है। इसका प्रयोग तो काफ़ी सालों से, आई थिंक लगभग 5000 साल पहले महर्षि चरक ने इसके बारे में बताया हुआ है। उसके अलग अलग यूज़ हैं, अलग अलग डिजीज़ इटियोलॉजीज में उसका इस्तेमाल रिपोर्टेड है। पर हम लोगों ने कुछ रिसर्च ऐसा किया था जब इसकी ज़रूरत ऐसी थी जो बहुत अनमेट मेडिकल नीड थी, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं था, और वो बीमारी थी म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस को आप लोग शायद ब्लैक फंगस डिजीज़ के नाम से समझते हैं। तो ऐसा एक इन्फेक्शन जो नाक के थ्रू आँखों में और फिर बाद में फेफड़ों तक जाता है, और कोविड के टाइम पे बहुत तेज़ी से फैला था, वो ब्लैक फंगस डिजीज़ म्यूकोरमाइकोसिस। और हमने फिर देखा क्या क्या ऐसा हो सकता है कि इस म्यूकोरमाइकोसिस के ऊपर अणु तेल का कोई प्रभाव हो। तो वो टेस्टिंग के लिए हमारी माइक्रोबायोलॉजी टीम ने डॉक्टर स्वाति हल्दर के नेतृत्व में अच्छे से काम किया, और वो डेटा मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा इजी समझाने की कोशिश करूं। आप थोड़े मेरे साथ बने रहिए, और कुछ क्वेरीज होंगे तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, वी विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ दैट। जैसे मैंने बताया कि अणु तेल लगभग 5000 पुराना आयुर्वेदिक नेजल ड्रॉप फॉर्मुलेशन है। ये एक ऐसी दवा है जो नाक में डाली जाती है, 4-4 बूंद दोनों नाकों में। और जब कोविड का टाइम आया था तब पूज्याचार्य श्री सत्य स्वामी जी ने ये एक प्लान किया था, एक एसओपी बनाया था आयुर्वेद का, जिसमें एक नेजल ड्रॉप की यूटिलाइजेशन से अच्छे तरीके से कोविड को कंट्रोल किया जा सकता है। और इसीलिए ये जो अणु तेल नेजल ड्रॉप है, ये कोविड केयर किट का हिस्सा रही। जो कोरोनिल स्वसारी किट थी, उसमें 3 कंपोनेंट हैं, एक है कोरोनिल, दूसरी स्वसारी और तीसरा अणु तेल। तो स्वसारी और कोरोनिल ओरल टैबलेट्स हैं, वाइल अणु तेल एक नेजल ड्रॉप है। तो ये नाक में डालते हैं। क्लासिकली इसका इस्तेमाल त्रिदोष को संतुलित करने में है। वात पित्त कफ का जो बैलेंस है, जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं, उसका जो डिसबैलेंस है, उस डिसबैलेंस को बैलेंस करने का काम अणु तेल करता है। इसके अलावा जो यूज़ हैं, जो आयुर्वेदा में क्लासिकली डिस्क्राइब्ड हैं कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, जो मेन यूज़ है वो है सरदर्द, माइग्रेन और हेमिक्रानिया। हेमिक्रानिया क्या होता है स्वामी जी? हेमिक्रानिया एक थोड़े अलग टाइप की सिरदर्द की बीमारी है। माइग्रेन को तो लोग समझ पाते हैं कि कभी कभी आधे सिर में दर्द हो रहा है और उसके दौरे से पड़ते हैं, कभी बहुत तेज़ी से होता है, फिर कभी बिल्कुल गायब हो जाता है, वो माइग्रेन है। हेमिक्रानिया में क्या होता है स्वामी जी कि हल्का हल्का दर्द बरकरार रहता है, उसका कारण पता नहीं लगता, पर हर वक्त थोड़ा थोड़ा सिर में दर्द बना रहता है, और उसकी वजह से लाइफ स्टाइल पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हेमिक्रानिया के ऊपर भी क्लासिकली ये डिस्क्राइब है कि अणु तेल काम करता है, और इसका मेडिसिनल यूज़ भी उसी डायरेक्शन में है। उसके अलावा जो इन्फ्लेमेशन है नाक के यहाँ से लेके लंग्स तक, राइनाइटिस से लेके ब्रोंकाइटिस तक, उन सब के प्रभाव को भी ये अणु तेल कम करता है। इसमें लगभग 26 अलग अलग जड़ी बूटियां हैं, जिनको तिल के तेल में और बकरी के दूध में मिला के बनाया जाता है। इसका फॉर्मुलेशन जैसे मैंने कहा 5000 साल पहले चरक संहिता में डिस्क्राइब्ड है। अब बात करते हैं ब्लैक फंगस डिजीज़ की। ये बीमारी क्या है? क्योंकि आई थिंक कोविड से पहले ज़्यादा इसके बारे में लोगों ने सुना नहीं था, और उसका मेन कारण यही था कि ये प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है। ये एक तरीके का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, मौका परस्त इन्फेक्शन है। जब इम्यूनिटी शरीर की कम हो जाती है, उस दौरान ये फंगस का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। और कोविड के दौरान काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दिए गए उनकी जीवन रक्षा के लिए, बहुत सारे इम्यूनोसप्रेशंस दिए गए, क्योंकि कोविड एक अपने आप में एक बड़ी बीमारी थी। उसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे रोगियों की इम्यूनिटी बहुत कम हो गई, और उस केस में ब्लैक फंगस ने अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। तो जब ब्लैक फंगस ने के इन्फेक्शंस आ गए, और ब्लैक फंगस लगभग समझिए हमारे घर में हर जगह है, छोटे छोटे फॉर्म में है। जो घर में हमारे पंखे लगे हुए हैं, कभी कभी जब इनकी सफाई कम होती है तो पंखों के ब्लेड पे काले रंग का लेयर जम जाता है, जो जिसे हम धूल भी कहते हैं। उसके अंदर भी ब्लैक फंगस के स्पोर्स होते हैं। ऐसा है, वो पूरे चारों तरफ हमारे पास है। हमारे शरीर की इम्यूनिटी उसके इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेती है, इसलिए हमें उससे दिक्कत नहीं आती।
पर ऐसे केसेस में जहाँ इम्यूनिटी कमज़ोर हो वो फंगस ज़्यादा रौद्र रूप धारण कर लेता है और फिर इसकी वजह से फैटेलिटीज़ होती हैं। कई लोगों की आंखें खराब हो गई, उनको निकालना पड़ गया, नाक के अंदर इन्फेक्शन गहरा हो गया, लंग्स की दिक्कत आ गई, और वो सब एक साथ कोविड के साथ साथ भी हो रही थी। तो पेशेंट्स कोविड से रिकवर हो रहे थे पर ब्लैक फंगस से इन्फेक्ट हो रहे थे और उनसे परेशान हो रहे थे। तो ब्लैक फंगस को साइंटिफिकली म्यूकोरॉल्स कहा जाता है। ब्लैक फंगस एक फैमिली है फंगस की, उसमें बहुत सारे फंगस होते हैं, 7 बड़े मेन फंगस हैं, इन सब को कलेक्टिवली म्यूकोरॉल्स कहा जाता है। तो इसीलिए जो इससे बीमारी है उसको म्यूकोर माइकोसिस कहा जाता है, क्योंकि वो म्यूकोर एक फंगस का नाम और माइकोसिस एक फंगस की बीमारी। ये आँख, नाक, कान से संक्रमित होकर गले तक पहुंचता है और लंग्स तक पहुंच के ये सिस्टम्स को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। ऐसे लोग जिनका इम्यूनिटी लो है या जिनको एग्जिस्टिंग लॉन्ग डिजीज़ हैं जैसे कि HIV और कैंसर, उनमें इसके इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब यह है कि फंगस दिखता कैसे है। जनरली तो ब्लैक कलर के पार्टिकल जैसे होते हैं, तो इस फंगस को देखने के लिए हमें थोड़े से सोफिस्टिकेटेड टूल्स इस्तेमाल करने होते हैं, जिनको हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एक माइक्रोस्कोपी का और ज़्यादा एडवांस वर्जन है, जहां हम चीज़ों को और छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान से और बहुत क्लियरली देख सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पे जो राइट हैंड साइड में कुछ बॉल्स और फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, वो एक्चुअली स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फोटोग्राफ है जो म्यूकोर फंगस का लिया हुआ है। तो देखने में फंगस ऐसा लगता है। तो इस फंगस को फिर हमने अपने लैब में ग्रो किया। हमारी माइक्रोबायोलॉजी की टीम ने बहुत मेहनत से इसको मेंटेन करना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्फेक्टिव भी होता है तो थोड़ा ध्यान भी रखना होता है। और फिर वो जो हमने एक्सपेरिमेंट किए, वो अब हमने एक पूरी एक्सपेरिमेंट की श्रृंखला, एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, और वो फाइनली 1-1.5 साल के बहुत लंबे रिसर्च के बाद उसको हमने पब्लिश भी किया। और आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो हमारे उस रिसर्च पेपर की कॉपी है जो जर्नल ऑफ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में पब्लिश हुआ था इस साल के शुरुआत में ही। अब ये जो पेपर है इसमें ये बताया कि अणु तेल कैसे ब्लैक फंगस को कंट्रोल करता है और हमारे शरीर का जो रेस्पॉन्स है ब्लैक फंगस के प्रति उसको भी कैसे मॉडिफाई करता है। तो ये सब जो डेटा है वो मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में दिखाऊंगा। अभी मैं खाली ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो वर्क है ये इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश्ड है, वेरी वेल रिव्यूड है और वेरी वेल एप्रिशिएटेड है। तो ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, ये जो मैंने आपको बताया कि 26 अलग अलग हर्ब्स हैं जो अणुतेला के अंदर प्रेजेंट हैं, उनकी एक लिस्ट है। और इनमें कुछ नाम ऐसे हैं जो आप पहचानते हैं, जिनके बारे में आपने काफ़ी सुना है, और कुछ नाम ऐसे हैं जो थोड़े से रेयर भी हैं, जैसे सफ़ेद चंदन है, तेजपात है, दारू हल्दी है, मुलैठी है, छोटी इलायची है, बेल है। ये सब काफ़ी नोन है। और काफ़ी ऐसी औषधियाँ भी हैं जिनके बारे में कम पता है, पर वो सब मिला के लगभग 26 औषधियों का मिश्रण ये तेल बनता है। इसकी जो फॉर्मुलेशन मेथड्स हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। पतंजलि और दिव्य फार्मेसी इन दवाइयों को बनाते हैं। कई सालों से पतंजलि और दिव्य फार्मेसी इन औषधियों को बना रहा है। कोविड के टाइम पे इसका फॉर्मुलेशन चेंज करके ड्रॉपर के फॉर्म में लाया गया। पहले ये ग्लास बॉटल में आता था। ड्रॉपर के लिए यही था कि इसकी ईज ऑफ पेशेंट कंप्लायंस हो जाता है, लोग आराम से इसको अपने नाक में डाल सकते हैं, और उसका वास्तव में फ़ायदा मिला था। तो जैसे हर बार हम जब अपना काम शुरू करते हैं तो पहले हम केमिकल वैलिडेशन करते हैं कि जो हमारे पास ड्रग है, जिस ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट हैं। अब चूंकि ये एक ऑयल है तो इसमें ऑयली फैटी एसिड्स भी होंगे और कुछ हर्बल कंपोनेंट्स भी होंगे जिन्हें फाइटोकेमिकल्स कहते हैं। तो वो फाइटोकेमिकल्स का एनालिसिस हमने HPLC से किया, और जो आपको स्क्रीन पे सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर बनाए देख रहे हैं, ये कंपाउंड्स, ये फाइटोकेमिकल्स हमने अणुतेला में पाए। और जब इन्हीं अणुतेला के सैंपल का हमने फैटी एसिड एनालिसिस किया तो हमें काफ़ी अच्छे फैटी एसिड्स भी इनमें दिखे, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि तिल तेल इसका बेस है और तिल के तेल में काफ़ी सारे फैटी एसिड नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। पर उसका भी क्वांटिफिकेशन और डिटेक्शन भी उतना ही ज़रूरी है। तो वो एक्सपेरिमेंट भी किए और वो आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आता है मेन एक्सपेरिमेंट। तो जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और जो नीचे काफ़ी राउंड राउंड गोल गोल प्लेट दिखाई दे रही हैं, जिसमें वाइट क्लाउडी स्ट्रक्चर है, तो जो वाइट क्लाउडी स्ट्रक्चर है जो तीसरे प्लेट में है, वो एक्चुअली अणु तेल की कॉलोनी है। तो आप ये देख रहे हैं सफ़ेद रंग के बॉक्सेस से छोटे छोटे गोल गोल
वो सब अणु तेल की कॉलोनीज हैं जो उन प्लेट्स में ग्रो हो रहे हैं। फिर अब क्वेरी आता है कि अभी तो हम बात कर रहे थे ब्लैक फंगस है, फोटो में आप हमें वाइट दिखा रहे हो, तो ये ब्लैक है वाइट है? तो ऐसा है कि ब्लैक फंगस ब्लैक कलर का दिखता है जब वो मैच्योर हो जाता है। जब वो डेवलप हो रहा होता है तब वो सफ़ेद रंग का होता है, बाद में हल्का पीला हो जाता है और मैच्योर होकर ब्लैक हो जाता है। जब हम इनका कल्चर करना शुरू करते हैं तो इनिशियल कॉलोनीज इनकी वाइट कलर की होती हैं, जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही हैं। तो जब हमने इन कॉलोनीज को ट्रीटमेंट देना शुरू किया अणु तेल से और उसके साथ साथ तिल के तेल से, क्योंकि तिल का तेल जो है वो अणु तेल का बेस है, तो हम ये देखना चाह रहे थे कि अगर कोई इफेक्ट आएगा तो क्या वो अणु तेल की वजह से आएगा या फिर तिल के तेल की वजह से आएगा। तो वो एक्सपेरिमेंट हमने साथ साथ किए। और एक चीज़ जो पैरेलल में की, जो हर बार हम करते हैं कि जो एलोपैथिक दवाई हैं इसी काम के लिए, जो इंग्लिश मेडिकेशंस हैं और जिसके बारे में आप सब लोगों ने सुना भी होगा, एम्फोटेरिसिन बी, जो ब्लैक फंगस के टाइम पे बिल्कुल ब्लैक में बिक रही थी क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम थी, हमने उस दवाई को भी इन्हीं एक्सपेरिमेंट में पैरेलली लगाया और फिर कंपेयर किया कि अणु तेल वर्सेस सीसमे ऑयल, तिल का तेल, वर्सेस एम्फोटेरिसिन बी, कि इन तीनों के आपस के प्रभाव कैसे हैं और किस डोज पे हमें कैसी फाइंडिंग मिलनी शुरू होती है। अगर आप बिल्कुल लास्ट वाला कॉलम देखेंगे, जो प्लेट्स के बारे में आप जो देख रहे हैं, वो बिल्कुल लास्ट वाला जो प्लेट है जो बिल्कुल ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है जिसमें वाइट स्पॉट्स नहीं है, वो एक्चुअली अणु तेल ट्रीटेड प्लेट है जहाँ एक भी फंगस की कॉलोनी नहीं ग्रो हुई। और ये हमारी एक फर्स्ट फाइंडिंग थी जिसने बताया कि हाँ, अणु तेल के प्रेजेंस में बहुत सारे फंगस जो ग्रो हो रहे थे वो ग्रो होने बंद हो गए। एम्फोटेरिसिन बी ने भी वो कंट्रोल किया, पर उतना नहीं किया जितना अणु तेल ने किया था। और अनट्रीटेड जो कंट्रोल है वैसा ही इफेक्ट हमको सीसमे ऑयल में मिला जो तिल के तेल में था। सो दैट शोज कि जो भी हर्बल कंपोनेंट अणु तेल के अंदर प्रेजेंट हैं उनकी एक वेरी वेल डिफाइंड एफिकेसी है और उसकी इनिशियल एक्सपेरिमेंटल डेटा आपके सामने दिख रहा है। फिर इसको हमने क्वांटिफाई किया, जो काफ़ी सारे बार आपको दिखाई देंगे ऊपर, मैं उन डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, पर जो विजुअल अपीयरेंस है कि दिखने में एक्सपेरिमेंटल डेटा कैसा है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास किया हूँ। अब उसके बाद जब हम प्लेट्स वाले एक्सपेरिमेंट कर लिए, सो देन वी हैव टू गो बैक टू द डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आप चीज़ों को और डिटेल में देख सकते हो और इसमें आप माइक्रोमीटर से लेकर नैनोमीटर की स्केल पे जाते हो और फंगस का जो आर्किटेक्चर है उसको देख लेते हो। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर में आप देख रहे हैं वो नॉर्मल ब्लैक फंगस है जिसमें एक अच्छा सा थैलस बना हुआ है, एक अच्छा सा स्प्रेड बना हुआ है और उसके ऊपर छोटा सा जो आप गुब्बारे देख रहे हैं छोटे छोटे, वो एक्चुअली इसके स्पोर्स हैं, स्पोरेंजिया हैं जहाँ से स्पोर्स रिलीज होते हैं। तो वो एक हॉलमार्क है, वो एक सिग्नेचर है कि फंगस अच्छे से ग्रो हो रहा है। और उस फंगस पे जब हमने सीसमे ऑयल दिया तो देखा कोई इफेक्ट है। और अगर आप खुद भी देख पाएंगे कि अनट्रीटेड वर्सेस सीसमे ऑयल में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो सीसमे ऑयल का अपना कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पाया हमने। पर जब हमने इनको एम्फोटेरिसिन बी दिया तो थोड़ा सा इफेक्ट आना शुरू हुआ, थोड़ा सा थैलस का इफेक्ट, थैलस का साइज कम हो गया और जो स्पोरेंजिया थे, जो बॉल जैसे स्ट्रक्चर हैं, वो भी थोड़े कम हुए। पर जब इन्हीं को हमने अणु तेल दिया 24 घंटे के लिए, तो अणु तेल ने इन पूरे थैलस ग्रोथ को कंप्लीटली बाइफ ऑफ कर दिया, जो आपको राइट हैंड साइड के बॉक्स में दिखाई दे रहा होगा। तो दैट शोज कि माइक्रो लेवल पे भी, नैनो लेवल पे भी अणु तेल ने एक अच्छा फिनोटिपिक रिस्पॉन्स दिखाया और ये बताया कि ये ड्रग, ये फॉर्मुलेशन फंगस के ग्रोथ को कंट्रोल कर सकता है, फंगस की हेल्थ को कंट्रोल कर सकता है और होपफुली इसके इन्फेक्शन को भी कंट्रोल कर सकता है। तो ये एक अच्छी फाइंडिंग रही। फिर देन अगला क्वेरी ये रहा था कि अगर हम अणु तेल इन फंगस को दे रहे हैं और इन फंगस को मारने का कोशिश कर रहे हैं तो ये इफेक्ट कितनी देर तक रहता है। हमारा जो क्लिनिकल डोजिंग है अणु तेल का वो ये है कि आप दिन में एक बार सुबह ही सुबह अणु तेल अपनी नाक में डालेंगे और फिर वही अगले दिन भी डालेंगे। तो बेसिकली इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डेली डोजिंग की है, 24 घंटे में एक बार अणु तेल को क्लिनिकली यूज करना होता है। सो इन दैट केस वी थॉट कि अगर हम उन्हीं पैरामीटर्स को इन एक्सपेरिमेंट में इंड्यूस कर पाएंगे या नहीं, तो उसके लिए फिर हमने देखा कि अगर एक बार हम अणु तेल को दे देते हैं और देखते हैं 24 घंटे बाद फंगस का क्या रिस्पॉन्स है, 48 घंटे बाद फंगस का क्या रिस्पॉन्स है और 72 घंटे बाद फंगस का क्या रिस्पॉन्स है। उसमें सिर्फ डोजिंग हमने एक बार की थी, तो हमने पाया कि 24 घंटे के अंदर तो फंगस का ग्रोथ शंट हो गया था, वो ग्रो होना बंद हो गया था।
पर स्वामी जी जैसे ही हम 48 घंटे पे गए वो फंगस दोबारा से ग्रो होने लगा, और 72 घंटे पे गए तो ये लगभग पहले वाले स्टेज पे पहुंच चुका था। तो इससे ये समझ में आया कि जो हमारे ऋषि बहुत पहले कह गए थे कि आप इसकी डोजिंग रोज की रखो, उसका एक साइंटिफिक रीज़न था कि हमने पाया कि अगर आप डेली डोजिंग करते हैं तो फंगस ग्रो नहीं हो पाता, और एक बार करके छोड़ देते हैं तो फंगस का रीअकरेंस हो सकता है। तो ये जो एंशियंट नॉलेज है, जो पुराने दिशा निर्देश थे, उनका एक साइंटिफिक वैलिडेशन था जो हमने अपनी माइक्रोबायोलॉजी लैब में पाया। सो इट वॉज रियली फैंटास्टिक, और हमें देख के बड़ा ठीक लगा कि ऐसे ही रेस्पॉन्स हमको एम्फोटेरिसिन बी के साथ नहीं मिले। एम्फोटेरिसिन बी में 24 घंटे के अंदर 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 दोबारा ग्रोथ आनी शुरू हो गई, और उस ग्रोथ को मारने के लिए एम्फोटेरिसिन बी की डोज हमें ज़्यादा बढ़ानी पड़ी थी। जबकि अणु तेल एज सच जो 100% ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी एफिकेसी बहुत अच्छी थी। अब उसके बाद जो अगला क्वेरी है, जो आप अगर स्क्रीन पर देखेंगे तो वो आता है कि ये बात तो हम अभी कर रहे हैं 24 घंटे की, हमने फंगस के ऊपर अणु तेल रखा और देखा 24 घंटे में फंगस का ग्रोथ कम हो गया। फिर देन पॉइंट कम्स कि ये किस टाइम पे ऐसा होना शुरू हुआ, डालते ही फंगस मर गया या 24 घंटे बाद कुछ इफेक्ट आया। तो माइक्रोबायोलॉजी में एक टाइम काइनेटिक्स नाम की चीज़ होती है, जहाँ आप देखते हैं कि किस टाइम पे कौन सा फिनोटाइप आ रहा है। तो इसके लिए हमने दोबारा एक्सपेरिमेंट किए और देखा कि 0 आवर मतलब डालते ही तुरंत, उसके 2 घंटे बाद, उसके 4 घंटे बाद, उसके 6 घंटे बाद और उसके 8 घंटे बाद, हर बार हमने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी किया और पाया कि जो रेस्पॉन्सेज थे वो टाइम डिपेंडेंट थे, कि जो फंगस की डेथ थी वो 8वें घंटे में आते आते पूरी खत्म हो चुकी थी। मतलब कि फंगस को अणु तेल ने आराम से 8 घंटे के अंदर मार दिया था, जबकि एम्फोटेरिसिन बी वो काम 8 घंटे में नहीं कर पाया था, उसको 24 घंटे चाहिए थे। तो इस एक्सपेरिमेंट से दिखा कि जो काम हम एलोपैथिक ड्रग से करने का अटेम्प्ट कर रहे थे वो काम अणु तेल भी कर पाता है, और तेजी से कर पाता है और फास्टर कर पाता है। थैंक यू। तो ये सब तो था माइक्रोस्कोपी के बारे में कि भाई जो हम रेस्पॉन्स देखे वो किस टाइप के थे, कहाँ से आ रहे थे और कैसा दिख रहा था जब इन ब्लैक फंगस को हम ग्रो कर रहे थे और अणु तेल से ट्रीट कर रहे थे। तो देखा कि अणु तेल की वजह से इन फंगस का ग्रोथ बंद हो गया था और ये मरने लगे थे। बहुत अच्छी बात है, पर साइंस यही नहीं रुक जाता ना, हमें ये बताना होता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है अणु तेल के अंदर या ऐसा क्या है उस फंगस के अंदर जिसकी वजह से ये इफेक्ट्स आ रहे हैं, और क्या ऐसे इफेक्ट सभी फंगस में आएंगे, और अगर इसी फंगस में आएंगे तो किस तरीके से हम उसको उसके मोड ऑफ एक्शन को बता सकते हैं, दवा ये जो है काम कैसे कर रही है। और ये एक बड़ा क्वेश्चन है, ये एक आई थिंक आयुर्वेदा फील्ड में एक बड़ा गैप रहा है, एक बहुत बड़ा लैकुने रहा है कि हम आयुर्वेदा ड्रग्स के बारे में बताते हैं कि दवाइयाँ काम तो करेंगी, आप ये बीमारी है तो ये दवा खाएंगे अच्छे हो जाएंगे, पर अंदर जाके शरीर के अंदर वो दवा कैसे काम कर रही है वो बताना भी और वो समझना भी उतना ही ज़रूरी है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारी टीम ने इधर पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये वाला काम किया और अणुतेला के फैक्ट के मोड ऑफ एक्शन को ढूंढने का एक बहुत विराट प्रयत्न किया और उसके डेटा बहुत अच्छे वाले आए। अब मैं आपको बहुत थोड़ा समझाता हूँ कि जैसे हम घर बनाते हैं, एक घर में दीवार होती है और दीवार के अंदर ईंटें और सीमेंट होती हैं, ईंटें सीमेंट से जुड़ी होती हैं, दीवार बन जाती है, दीवार एक घर बन जाता है। ऐसा ही फंगस के अंदर होता है, फंगस के भी अपनी दीवारें होती हैं, उसकी जो सेल्स हैं उसके सेल वॉल्स होते हैं, और उन सेल वॉल्स में जो ईंटें हैं वो ईंटें अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, और उसमें एक कंपाउंड होता है अर्गोस्ट्रॉल। अर्गोस्ट्रॉल एक तरीके का कंपाउंड है जो आपस में इकट्ठा होके फंगल की बॉल का सिंथेसिस करता है। तो अगर हम ये देखें कि अर्गोस्ट्रॉल का लेवल एक फंगस में कितना है, तो हम ये ढूंढ पाएंगे कि शायद फंगल सेल वॉल की जो इंटीग्रिटी है, जो उसकी चार दीवारी है, वो सही है या टूट चुकी है। तो वो एक्सपेरिमेंट हमने किया और HPLC टेक्निक के आधार पे हमने फंगल सैंपल में देखा कि अर्गोस्ट्रॉल का लेवल कितना मॉडिफाई हो रहा है। और ये देख के बड़ा ठीक लगा कि एम्फोटेरिसिन बी जो एलोपैथिक ड्रग है उसने ज़्यादा मॉडिफिकेशंस उस लेवल पे नहीं किया था, पर अणु तेल ने डोज डिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट तरीके से अर्गोस्ट्रॉल के लेवल को उस सेल वॉल में कम किया था। तो बेसिकली अगर हम लेमैन लैंग्वेज में समझें, जो दीवारों में से ईंट थी, अणु तेल ने वो निकालनी शुरू कर दी,
और जब दीवार में से ईंट निकल जाएंगी स्वामी जी तो दीवार मजबूत नहीं बचेगी, दीवार टूट जाएगी और वो घर टूट जाएगा। वैसा ही फंगल सेल वॉल के साथ हुआ कि जो फंगस सेल से उनका मरना टूटना शुरू हो गया, क्योंकि उनकी जो बाहर की चार दीवारी थी उसके जो मेन कंपोनेंट थे, उसके जो मेन अवयव थे, उसको अणु तेल ने बाहर निकालना शुरू कर दिया था। So that was a big finding that shows कि अणु तेल एक मॉलिक्यूलर लेवल पे काम कर रहा है और एक केमिकल कंपाउंड की सिंथेसिस को मॉडिफाई कर रहा है। तो फिर देन नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि ऐसा हो कैसे रहा है, ये भी क्यों हो रहा है, इसका भी कारण क्या है। तो फंगस के अंदर अलग अलग टाइप के जीन्स होते हैं, जैसे हमारे अंदर जीन्स है, हर एक फंक्शन के लिए एक प्रोटीन है, उसके पीछे एक जीन होता है और वो जीन एक्सप्रेशन तय करता है प्रोटीन कितनी एक्सप्रेस होगी। तो वो ही काम फंगस के अंदर भी होता है। तो एक स्पेसिफिक जीन है जिसका नाम है ERG3, वो एक्चुअली अर्गोस्ट्रॉल के बायोसिंथेसिस को कंट्रोल करता है। तो फिर हम एक लेवल नीचे गए और हमने उस जीन के एक्सप्रेशन लेवल को नापा और ये देखने का प्रयत्न किया कि अणु तेल के एक्सपोजर से क्या वो जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट हो रहा है। और एक ये ऐसा क्वेश्चन था जिसका आंसर हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, पर जो परिणाम आए वो बहुत सुखद थे और वो आराम से पूरी हाइपोथेसिस को लिंक कर रहे थे कि वास्तव में अणु तेल ने उन जीन एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल किया और उन जीन एक्सप्रेशन की वजह से अर्गोस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस कम हो गई, जिसकी वजह से उसकी चार दीवारियां कमजोर हो गई और फंगस का मरना शुरू हो गया। सो दैट डेटा इज राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन। जो बॉटम में आप ग्राफ देख रहे हैं वो ERG3 रिलेटिव mRNA एक्सप्रेशन को बता रहा है और ये बता रहा है कि जैसे जैसे हमने डोज बढ़ाई अणु तेल की, इसका एक्सप्रेशन डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होता चला गया। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। अब तक तो हम बात कर रहे थे कि पूरा जो फंगस ग्रो हुआ है उस पर अणु तेल का क्या इफेक्ट है, बट नाउ अगर जो लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं, जिनके शरीर में ऑलरेडी फंगस ग्रो कर रहा है, जिनकी नाक में आंखों में कहीं है, अगर वो और स्वस्थ लोगों के पास जाएंगे तो क्या उनको इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो चेक करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किए थे फंगस के बीजाणुओं पे, उनके स्पोर्स पे। स्पोर्स बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, पूरे फंगस के साइज के लगभग 100 गुना छोटे होते हैं और नैनोमीटर से लेकर माइक्रोमीटर रेंज के होते हैं। उन फंगस के स्पोर्स को हमने ग्रो किया और देखा कि जब वो फंगस के स्पोर्स ग्रो हो रहे थे उस दौरान अगर हम अणु तेल को वहाँ इंड्यूस करते हैं तो क्या उनके जर्मिनेशन, उनकी आगे बढ़ने के जो प्रोसेस है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसे हम ये बीज लगाते हैं पौधों के, जब आप बीज बोते हैं उसके बाद एक बड़ा पौधा बनता है, फंगस भी ऐसे ग्रो करता है। तो वो जो स्पोर्स हैं वो उनके बीज हैं और उन बीजों का जर्मिनेशन अगर अणु तेल मॉडिफाई करता है तो वो ये भी बता पाएगा कि जो लोग नॉर्मल हैं, जिनमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, अगर वो अणु तेल का इस्तेमाल करेंगे तो मोस्ट लाइकली अगर उन्हें स्पोर मिल भी गए इन्फेक्शन से तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये हमने एक्सपेरिमेंट किया और ये देखा कि हाँ वास्तव में ऐसा है। आपकी स्क्रीन पे जो कुछ इमेजेस दिखाई दे रही हैं वो उन स्पोर्स के जर्मिनेशन के बारे में है कि जब एक डिफाइंड कंसंट्रेशन ऑफ अणु तेल का हमने इस्तेमाल किया तो वो स्पोर्स का जर्मिनेशन स्लो हो गया, जबकि जब अणु तेल नहीं था तो उनका जर्मिनेशन बहुत फास्ट था। थैंक यू स्वामी जी। तो ये एक अच्छा वाला डेटा था, उसने यही बताया कि ना सिर्फ अणु तेल फंगस के ग्रोथ को बंद कर रहा है बल्कि उसके जर्मिनेशन को, उसके आगे बढ़ने के, उसके प्रजनन को भी कंट्रोल कर रहा है। और ये बता रहा है कि ये जो अणु तेल है इसके मल्टीपल यूजेस हैं, ये पूरी कॉलोनी को, उसके ग्रोथ को कंट्रोल कर सकता है। अब यहाँ तक तो बात रही अणु तेल की, पर अणु तेल और ब्लैक फंगस की, कि ब्लैक फंगस जो है वो कैसे अणु तेल द्वारा कंट्रोल्ड हो रहा है। पर ये जो ब्लैक फंगस है ये ग्रो तो हमारे सेल्स के अंदर हो रहा है ना, हमारे नाक के अंदर जब भी इन्फेक्शन है वहाँ जा रहा है, तो हमारी जो खुद के शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यून सिस्टम है, जो इन इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है, क्या उस लेवल पर भी अणु तेल का कोई इफेक्ट आता है। तो उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए जहाँ हमने ह्यूमन इम्यून सेल्स को लिया, आदमियों की इम्यून सेल्स को आइसोलेट किया और उनके ऊपर हमने स्पोर्स दिए जो ब्लैक फंगस से आए थे। तो ब्लैक फंगस के स्पोर्स जब ह्यूमन इम्यून सेल्स के ऊपर डाले तो उसकी वजह से साइटोकाइन का सिक्रीशन हुआ। कल परसों तरसों भी हम बात की थी साइटोकाइंस की। साइटोकाइंस ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं जो एक सेल सिक्रीट करता है और सेल्स को बताने के लिए कि हमारे आसपास कितना इन्फेक्शन है, कितने शत्रु हमारे पास है। एक तरीके से एक वायरलेस मैसेंजर जैसा काम करता है। तो उन साइटोकाइन में एक बहुत इंपॉर्टेंट साइटोकाइन है जो फंगस के इन्फेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसका नाम है TNF अल्फा।
हमने देखा कि जब हमने नॉर्मल स्पोर्ट्स को दिया इन सेल्स के ऊपर तो टीएनएफ अल्फा का रेस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा था, और जब उन्हीं स्पोर्ट्स को हमने ट्रीट किया अनुतेला के साथ और जब इन सेल्स के ऊपर दिया तो वो टीएनएफ अल्फा रेस्पॉन्स भी कम हो गया था। तो इसका मतलब कि जो रेस्पॉन्स थे, जो इम्यून रेस्पॉन्स थे, वो भी अनुतेल ने कंट्रोल किए। तो फिर होलिस्टिक तरीके से स्वामी जी हमने देखा कि शुरुआत कर रहे हम फंगस के ग्रोथ से, फंगस के स्प्रेड से, फंगस के जर्मिनेशन से, और फिर फाइनली हम पहुंचे कि हमारे जो ह्यूमन सेल्स हैं वो उस इन्फेक्शन को कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो हमारे सेल्स को पावर देने का काम भी अनुतेल ने किया और साथ साथ फंगस की ग्रोथ को कम करने का काम भी अनुतेल ने किया। तो दोनों तरीके से, दोनों साइड से जो एक पैथोफिजियोलॉजी का कंट्रोल है वो भी अनुतेल ने दिखाया, एंड दैट वाज फैंटास्टिक डेटा। तो इसके बाद जब हमने इसको जर्नल्स में भेजा तो जो हमारे पास कमेंट्स आए थे रिव्यूअर्स के, एडिटर्स के, वो बहुत ही एनकरेजिंग थे, एंड दे आल्सो सेड कि ये जो टाइप ऑफ वर्क है ये थोड़ा रेयर है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हर पे ज़्यादा काम नहीं होता है,